आमिर। हमारे ईस्ट वार्ड नंबर 64 से जो श्री राम कॉलोनी से है, उसमें कैंडिडेट हमारे मास्टर महबूब। साउथ दिल्ली वार्ड नंबर 84 संगम विहार से हमारे कैंडिडेट ऐनुल हक साहब होंगे। ऐनुल हक। और साथ ही साउथ दिल्ली के वार्ड नंबर 102 से जो अबुल फजल है, वहाँ से हमारी कैंडिडेट होंगी शाहीन कौसर। और हमारी शाहीन कौसर साहिबा को शाहीन बाग से भी काफ़ी जाना जाता है, और इस बार शाहीन बाग की शाहीन कौसर वहाँ पे आपको बहुत युद्ध स्तर पर अपने चुनाव को जीत कर लेकर आने की सभी लोग मेहनत करेंगे, लेकिन शाहीन बाग के नाम पर शाहीन कौसर भी आपको याद रहना चाहिए। और साथ ही हमारा साउथ दिल्ली से ही वार्ड नंबर 77 से जो देवली संगम विहार है, आज अभी वो यहाँ पहुँचने में देरी हो गई है उनको, वहाँ से हमारे कैंडिडेट होंगे डीसी कपिल। तो मैं हमारे इसी के साथ आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस एमसीडी इलेक्शन के अंदर जोर शोर के साथ में चुनाव में उतरने की मैं घोषणा करता हूं, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा क्या है? यहाँ पे कांग्रेस है, भाजपा है और बड़ी पार्टियां हैं, उसके बीच में आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऑल्टरनेट मैंने पहले ही बताया, और हर एक सबसे पहले एमसीडी इलेक्शन में जीतना हमारा मकसद है, और जीतने का जो मकसद है वहाँ पर जो अब तक सुविधाएं नहीं मिली हैं उन सुविधाओं को पूरा करना हर एक मोहल्ले में, क्योंकि आप जानते हैं कि असल कॉरपोरेशन का जो काम होता है वो बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए होता है। वहाँ पर जितनी भी समस्याएं होती हैं, सफाई से रिलेटेड होती हैं, वहाँ पे लोगों की जो आम समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से उसमें सहयोग करके उसे पूरा करना ही है। सर, एक सवाल मेरा, लोकसभा 2019 में आपने 542-45 सीटों में सिर्फ 15 पर अपने 6 स्टेट में खड़े किए। आज 272 सीटों में सिर्फ आप 5 पर खड़े कर रहे हैं अपने उम्मीदवार नगर निगम इलेक्शन में। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, कैश की या योग्य कैंडिडेट की? देखिए, योग्य कैंडिडेट की तो कमी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हम लोग ज़मीनी काम करके आते हैं। सवाल अच्छा है आपका। और फिर मैंने यह भी बताया कि अभी हम लोगों ने आज 5 कैंडिडेट आपके सामने अनाउंस किए हैं। ये सिर्फ नहीं होंगे, आगे भी कैंडिडेट्स की फहरिस्त आपके सामने आएगी। और ये जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, हमारा मकसद सिर्फ खड़े होकर, या लोग जो सोचते हैं, आज तक शायद आप सभी पत्रकार बंधु अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारी तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है, किसी ने हमको वोट कटवा पार्टी नहीं कहा है। हमने हमारी स्ट्रेंथ बनाई है, हमने अपनी ताकत बनाई है। सो हम हर जगह में लोकल बॉडीज़ के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हमने, चाहे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा 13 खड़े किए हमने, 10 जीत कर दिखाए हैं वहाँ पर, पंचायत में, वार्ड में और बीडीसी के अंदर, प्रधान के इलेक्शंस में। पास ही में राजस्थान के अंदर हम लोग
गालिबन 8 या 9 काउंसलर खड़े किए, 5 हमने 12 डिस्ट्रिक्ट से जीता है। हम हमेशा कहते हैं रिकॉल पोलिंग के अंदर इंडिया की फर्स्ट रिकॉल पोलिंग मांगरोल में हुई थी, वहाँ पे हमने वाइस चेयरमैन आज हमारा अपना बना हुआ है। तो हम जो काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं, बराए नाम नहीं खड़े करते हैं। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं जमीनी हकीकत की, 2020 के चुनाव में 3 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे एमएलए के, और जो 4 अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए थे वोटों की संख्या में। वो एक फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर था, लेकिन उसमें जिस तरीके से पोलराइजेशन और जो हवा और वो सब समझते हैं आप भी, जो पार्लियामेंट और असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ की वो नहीं होती है। लोकल बॉडीज़ के अंदर हमारे लोग पहले मैंने कहा कि ज़मीनी काम किए होते हैं, इसका रिजल्ट आप देखेंगे। सर एक सवाल मेरा है, ये ओबीसी की पार्टी से जो आपकी सीट पे खड़े हो रहे हैं, क्या ओबीसी के बंदे भी खड़े होंगे? क्योंकि उससे वो आपका वोट कटेगा वहाँ पर। अब अगर AIM के जो खड़े होंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, फ़र्क पड़ने का चांस इसलिए नहीं है कि देखिए दोनों का फ़र्क आप देख रहे हैं खुद भी, हम सालों से यहाँ पर हैं, काम करते आए हैं, वो सिर्फ इलेक्शंस में आते हैं, ठीक है, और वो आते हैं वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हमें अपना इलेक्शन लड़ना है। ये MIM तो पिछले 7 साल से काम कर रही है, आप इस पार्टी की कलंक भी है। देखिए, दोनों को उम्मीदवार आएंगे मैदान में और उसी सीटों पर जहाँ आपके हैं वहीं उनके हैं। काम आप जो बता रहे हैं ना कि काम कर रहे हैं, तो वो काम का फ़र्क, बहुत फ़र्क है। आप जो पार्टीज़ के नाम ले रहे हैं वो लोग भी हैं मैदान में, और पार्टीज़ भी मैदान में है, सिर्फ यही पार्टीज़ नहीं है। और हम लोग जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम पार्टीज़ के हिसाब से आप ना देखें, आप हमारी पार्टी भी एक सेकुलर पार्टी है। सिर्फ हमारा जो हमारा जो कहते हैं ना कंपटीशन, वो कंपटीशन AIM जो बोल रहे हैं आप, MIM और या पीस पार्टी से नहीं है, हमारा सीधा जो है आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से है, अगर जो जहाँ पर मजबूत है उसमें स्पेशली आम आदमी पार्टी। बिना करोड़ी पार्टी से आपका समझौता लोकसभा में हो चुका है, तमिलनाडु के अंदर एक आपने किया था एक सीट पर। तो ये संभव नहीं है कि जब दोनों पार्टियों के बीच में वोट का बंटवारा न हो तो आप AIM से समझौते की पेशकश? हमारी तरफ से कोई भी जो मकसद वाली पार्टीज़ हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, हम अलायंस वगैरह में कभी भी पीछे नहीं रहे। वो चाहें तो हम साथ में अगर लड़ना चाहें बैठकर बात कर सकते हैं, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। आपकी तरफ से पेशकश? हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, और जो भी अच्छी पार्टीज आकर साथ में काम करना चाहती हैं, जो देश हित में काम करना चाहती हैं, हम सब साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपकी जब आपने इलेक्शन लड़ा था उसके बाद दिल्ली स्टेट को रिजॉल्व कर दिया गया था, अभी 4 महीने पहले आपकी दिल्ली स्टेट बनाया गया है, तो क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आप लोग ये बना रहे हैं, या कितनी मजबूती से और किस एजेंडे के तहत आप लोग दिल्ली में कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो सब रिजॉल्व नहीं किया कभी भी दिल्ली स्टेट को। दिल्ली स्टेट के जो लीडरान थे उन सबको ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए कहा, कैडर बेस्ड वर्क हुआ, और आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो मूवमेंट है पार्लियामेंट से लेके वार्ड स्तर तक हमारा काम करता रहा, तो रिजॉल्व नहीं हुआ। और ये आप इसको रिजॉल्व बोलेंगे तो फिर मुझे वो जवाब देना है, रिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए उसका कोई वो बात नहीं। दिल्ली में 3 बड़ी पार्टी है, मैं जानना चाहूँगा कि आपके कौन से खास मुद्दे होंगे जो आप उनको मात देंगे? देखिए, किसी भी वार्ड के जो मुद्दे होते हैं, हालांकि स्टेट टीम यहाँ बैठी है और वो पूरा इसके बारे में और भी आपको तफसीली बता सकती हैं कि बेसिक कॉरपोरेशन में वर्क क्या होता है। आज हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट से ज़्यादा हर व्यक्ति को उम्मीद भी कॉरपोरेशन से करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कानून बनते हैं। नाली पटान की बात यही होती है जो होती हैं, और यहाँ पर अभी भी जो हालात मोहल्लों की है या वार्ड की है, ज़मीनी स्तर पर सब बातें कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली है। तो मैंने इसीलिए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमारे अहम हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को मिलना चाहिए, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट भी होता है। और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे, एक भाईचारगी और वहाँ पर लोगों के अंदर जिस तरीके से जो माहौल बन गया है, तमाम चीज़ों पर काम करना है। एक जो देश की जो मूल स्पिरिट है वो नीचे स्तर से ही आएगी, ज़मीनी स्तर से ही आएगी। तो हम लोग तमाम स्तर पर काम कर रहे हैं, जो भी उनकी वहाँ जो ज़रूरियात होती हैं उन सब पर काम करेंगे। एक चीज़ बोलने से वो पूरा नहीं हो जाता है। सभी साहब, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, ये जो आपने लिखा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, किस तरह देखते हैं? देखिए, भूख से आज़ादी हर एक जो शहरी को, क्योंकि
हर एक का, जैसे हम बताया ना, भूख का ये हर एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति को, मतलब किसी को भूख ना रहे। गरीबी से इसका तात्पर्य होता है। और खौफ आपने देखा है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर आज जो माहौल बना रखा है, क्योंकि ये जो हमारा भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा है पूरे देश भर के लिए है। और जिस तरीके से हम लोग गरीबी की रेखा से जिस निचले स्तर पर आ रहे हैं, तो भूखमरी भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। कुपोषण में आप देखिए कि लाखों बच्चे कुपोषित हैं, अभी उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो भूख है वो जब तक नहीं मिटेगी यहाँ पर, तो आप लोगों को भूखा रखकर गुलाम भी बना सकते हैं कि उनको अपने बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, देश के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि वो अपने रोटी कपड़ा मकान में इतना ज़्यादा मुलविस हो जाएगा। तो जो ये बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, वो उसकी फुलफ़िल होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से नफ़रत फैलाकर जो लोग आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खौफ पैदा कर चुके हैं, तो उस खौफ को भी दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि देश कभी भी किसी एक जाति, धर्म या किसी एक किन्हीं व्यक्तियों से नहीं चल सकता। तमाम जाति धर्म के लोगों में आपसी विश्वास से, क्योंकि देख रहे हैं आज आपसी विश्वास पूरे देश भर में करीब करीब ख़त्म कर दिया है जो फांसीवादी हुकूमत आई है। और वो सारा चीज़ें एक दूसरे को डर दिखाने का है ना। अभी आप देखते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी क्या बोल देते हैं, और अलग अलग जो हैं उनके हर एक उसमें नए नए वर्ड्स आ जाते हैं और लिंचिंग्स हो जाती हैं। कहीं आप देख रहे हैं कि रैप केसेस हो रहे हैं। ये सारा माहौल क्या है, पूरे इंडिया में एक अजीब डर का माहौल है। तो ये हमारा जो भूख से और खौफ से आज़ादी का जो एक नारा है, एक पूरा सोशल डेमोक्रेसी का, एक वेलफेयर स्टेट का हमारा उसके अंदर विज़न है। आप दलित और पिछड़े को किस तरह से आप जोड़ना चाहेंगे, कैसे जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं दलित और पिछड़े को, क्योंकि हमने, आप जो टिकट दिल्ली में दे रहे हैं, तो क्या टारगेट है आपका, ये कोई परसेंटेज आपने बनाया है? इसमें जैसे अभी देखा आपने, हम अभी 5 अनाउंस किए, उसमें से एक हमारे ऐसे बदल हैं डीसी कपिल साहब। तो और अभी हमारी लिस्ट जो है जारी है, हम लोग वक्त पर उसको करेंगे। आई थिंक अभी 20 वार्ड तक जो है तैयारियां की हुई हैं, 20 वार्ड्स तक की। तो ये फर्स्ट फेज़ के हम लोगों ने अभी 5 अनाउंस किए हैं। और इसमें हम लोग हर एक, मतलब देखिए, कोई भी पार्टी अपने आप को, जो लोग सो-कॉल्ड सेक्युलर बोल रहे हैं, जबकि हर पार्टी सेक्युलर के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और एक सेक्युलर पार्टी जो देश की पार्टी होती है, वो किसी को ये जाति धर्म के हिसाब से नहीं देख सकती। तो हमारे यहाँ सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, किसी एक पर्टिकुलर जाति को लड़ाना है, इसको नहीं लड़ाना है, उसमें हमारा भेद ही नहीं है। हम सबको जो यहाँ पर, जिसकी कहते हैं ना, जिसकी जितने हिस्सेदारी, जितनी जो भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पर हम काम करते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अभी जो आपने कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं